नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, गाय की यह कहानी अगर ध्यान से सुन ली तो घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। प्रिय दर्शकों, वह किसान गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था। किसान एक कुटिया में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसमें खेती करके किसी प्रकार वह अपने घर का गुजारा चलाया करता था। गरीबी से वह किसान बहुत परेशान हो चुका था। उसके घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता था क्योंकि उसकी थोड़ी सी जमीन में बहुत ही कम अनाज उत्पन्न होता था जो उसके परिवार को एक साल भी नहीं पड़ता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उस किसान का जो पुत्र था वह पढ़ाई के लिए विद्यालय जाता है। परंतु प्रिय दर्शकों, विद्यालय की फीस जमा करने के लिए उस किसान के पास धन नहीं था। उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह अपने पुत्र को किसी अच्छे विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेज सके। अपनी गरीबी से तंग आकर वह किसान गलत मार्ग पर चला जाता है और अपने ही गांव में चोरी करने लगता है, दूसरों के घरों में डांका डालने लगता है। अब चोरी करके कुछ दिन तो उसका घर अच्छे से चलता है। उसकी पत्नी और पुत्र बड़े प्रसन्न थे। वह स्वादिष्ट भोजन करते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं और चोरी के पैसों से वह अपने पुत्र के विद्यालय की फीस भी जमा कर देता है। इस प्रकार का जीवन जीने में उस किसान को बड़ा आनंद आ रहा था। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छे वस्त्र थे, स्वादिष्ट भोजन था। इसी प्रकार वह कुछ समय तक चोरी करता है और अपना अच्छा जीवन जीता है। परंतु प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि यह किसान रात्रि के समय चोरी करता है, जिस कारण उसकी गांव में बहुत बदनामी होती है और सभी लोग उसे गाली देते हैं। अब अगर किसी के घर भी चोरी होती तो वह सभी उस किसान को मारने उसके घर आ जाते। गांव वालों के डर से अब वह किसान चोरी करना छोड़ देता है और ऐसा करते ही एक बार फिर वह किसान गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उस किसान के पास एक गाय थी जिससे वह अपने घर का पालन पोषण करता था। वह गाय बड़ी ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्ञानी थी। नीति शास्त्र का उस गाय को बड़ा ही अच्छा ज्ञान था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। वह किसान अपनी गरीबी से परेशान होकर और अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। किसान कहता है कि हे भगवान, तूने मुझे कैसा जीवन दिया है। इस गरीबी से अब मैं बहुत तंग आ चुका हूं। न तो खाने को भोजन मिलता है और न पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। पुत्र की शिक्षा के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अगर मेरा पुत्र शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो वह भी मेरी तरह गरीब ही रह जाएगा। प्रिय दर्शकों, किसान की सारी बातें वह गाय सुन रही थी। गाय किसान के पास आती है और कहती है कि किसान, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तब किसान कहता है कि हे गाय, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं धनवान होना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बड़ा आलीशान मकान हो जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रहूं। मुझे हर दिन स्वादिष्ट भोजन मिले। मेरा पुत्र नगर के सबसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाए, परंतु मेरी गरीबी के चलते यह संभव नहीं है। तब गाय कहती है कि किसान, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। अगर यह कहानी तुमने ध्यान से सुन ली तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। यह कहानी एक रंग को राजा बना देती है। प्रिय दर्शकों, किसान कहता है कि हे गाय माता, तुम कहानी सुनाओ, मैं पूरा मन लगाकर के कहानी सुनूंगा। प्रिय दर्शकों, गाय अपनी कहानी प्रारंभ करती है। गाय कहती है कि हे किसान, प्राचीन समय की बात है। सुंदरपुर नाम के नगर पर राजा शेर सिंह राज्य किया करते थे। राजा शेर सिंह बड़े ही दयालु और नेक दिल राजा थे। वह अपनी प्रजा को कोई दुख नहीं दिया करते थे, हमेशा प्रजा के हित में ही फैसला लिया करते थे। नगर की प्रजा भी अपने राजा से बड़ी प्रसन्न थी। राजा के दरबार से कोई भी मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा सबकी मुराद सुनता था और सबकी सहायता किया करता था। प्रिय दर्शकों, राजा शेर सिंह अक्सर अपने नगर के जंगल में टहलने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, राजा अपना घोड़ा लेकर और जंगल की तरफ टहलने के लिए निकलता है। तभी राजा घुड़सवारी करता करता जंगल के बीच में जा पहुंचता है, जहां जाकर उसे किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है।
और कुछ दूरी पर उसे आग का धुआं पेड़ों के ऊपर दिखाई देता है। तब वह अपना घोड़ा कुछ आगे लेकर जाता है तो वह देखता है कि जंगल में किसी की चिता जल रही है और चिता के पास में एक बहुत ही छोटा बालक खड़ा हुआ है। राजा अपने घोड़े को और आगे बढ़ाता है। तब वह सुनता है तो वह बालक बोल रहा था कि मां, आप भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं बचा है, परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा और एक बहुत ही अच्छा मनुष्य बनूंगा। मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, उस बालक की ऐसी बातें सुनने के बाद राजा शेर सिंह अपने घोड़े से उतरते हैं और उस बालक के पास जाते हैं और कहते हैं कि बालक, तुम किससे बातें कर रहे हो और यह चिता किसकी जल रही है? तब वह बालक बताता है कि राजा साहब, मेरा नाम श्याम है। मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूं। यह चिता मेरी मां की है। मेरी मां की मृत्यु हो गई है। मेरी मां और मैं इसी जंगल में कुटिया बना करके रहा करते थे। मेरी मां ने एक बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया था। मेरे नाना जी बहुत ही गरीब थे, परंतु मेरे दादाजी इस नगर के बड़े ही जाने माने सेठ थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही धनवान थे। मेरे पिताजी ने मेरी मां से दादाजी की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। दादाजी को मेरी मां कभी पसंद नहीं थी। मेरे माता पिता के विवाह के कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरे पिता की मृत्यु होते ही मेरे दादाजी ने मेरी मां को घर से निकाल दिया। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई थी उस समय मेरी मां गर्भवती थी। ऐसी हालत में मेरे दादाजी ने मेरी मां को भीख मांगने के लिए अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मेरी मां बेसहारा हालत में लाचार होकर और जंगल में कुटिया बनाकर के रहने लगी। किसी प्रकार वह अपना पेट भर लिया करती थी। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरी मां ने मेरी खूब अच्छे से परवरिश करी। कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। जंगल में जाकर मेरी मां मीठे मीठे फल लेकर आती थी और मेरा पेट भरती थी। मां ने मुझे कहा था कि तुझे दादाजी से भी बड़ा आदमी बनना है, बहुत धन अर्जित करना है। कुछ समय तक मैं और मेरी मां आराम से जंगल में रह रहे थे, परंतु अचानक आज मेरी मां की मृत्यु हो गई। अब इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपनी मां को प्रण दे रहा था कि मां, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत धन अर्जित करूंगा। प्रिय दर्शकों, गाय आगे कहती है कि हे किसान। उस बालक की ऐसी बातें सुनने के बाद राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा को उस बालक पर बहुत ही तरस आ रहा था। वह सोच रहा था कि यह बालक कितना सुंदर है, कितना मासूम है। अब यह किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेगा? मुझे इस बालक की सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद राजा शेर सिंह उस बालक से कहते हैं कि श्याम, परंतु तुम इस जंगल में रहकर किस प्रकार अपनी मां का सपना पूरा करोगे? किस प्रकार धन अर्जित करोगे? तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। वहां तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में भेजूंगा। तभी तुम आगे चलकर धनवान बन सकोगे। राजा की बात सुनकर श्याम कुछ देर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वह कहता है कि राजा साहब, मैं आपके साथ महल में चलने के लिए तैयार हूं। प्रिय दर्शकों, राजा श्याम को अपने साथ घोड़े पर बैठाता है और उसे लेकर सीधा अपने महल में पहुंच जाता है। महल में जाने के बाद राजा श्याम को अपनी रानी के कक्ष में लेकर जाता है। रानी देखती है कि राजा साहब एक गरीब बालक को लेकर आ रहे हैं, जिसने फटे पुराने वस्त्र पहने हैं और जिनकी शक्ल बहुत गंदी है, जिसके हाथ पैर में बहुत मिट्टी लगी हुई है। उस बालक को देखकर वह रानी कहती है कि राजा साहब, यह बालक कौन है जिसे आप अपने महल में लेकर घूम रहे हैं? तब राजा शेर सिंह बताता है कि रानी, इस बालक का नाम श्याम है और इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। यह बेचारा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम इसे अपने महल में लेकर आए हैं। आज से यह बालक हमारे साथ महल में ही रहेगा। तुम इसे नए वस्त्र दे दो और इसे अपने पुत्र और पुत्री के समान समझो। प्रिय दर्शकों, तभी राजा का पुत्र और राजा की पुत्री भी वहां आ जाते हैं। राजा के बच्चे भी अभी छोटे थे। श्याम और राजा के बच्चों में मित्रता हो जाती है और वह एक साथ खेलने लगते हैं। परंतु ऐसा दृश्य देखकर रानी को बड़ा क्रोध आता है। वह सोचती है कि यह राजा साहब ऐसा क्यों करते हैं? किसी भी राह चलते गरीबों को उठाकर महल में ले आते हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है। प्रिय दर्शकों, श्याम को रानी के कक्ष में छोड़कर राजा अपने राज दरबार में चले जाते हैं। इधर वह रानी उस बालक को एक दासी के साथ भेज देती है और कहती है कि दासी इसे स्नान कराकर और नए वस्त्र पहना दो। प्रिय दर्शकों, अब श्याम बड़ा ही प्रसन्न था। श्याम सोच रहा था कि भगवान ने मुझे जंगल से सीधे महल में पहुंचा दिया। अब मैं अपनी मां का सपना पूरा करूंगा, मन लगाकर के शिक्षा प्राप्त करूंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। प्रिय दर्शकों, गाय आगे कहती है कि हे किसान,
अब वह रानी अपने पुत्र और अपनी पुत्री के साथ उस बालक को भोजन परोसती है, परंतु वह अपने पुत्र और पुत्री को तो सोने की थाली में भोजन परोसती है और उस बालक को एक केले के पत्ते के ऊपर भोजन देती है। यह देखकर श्याम बड़ा उदास हो जाता है। वह कहता है कि रानी जी, अगर आप मुझे अपने पुत्र और पुत्री के साथ भोजन परोस रही है तो मुझे भी सोने की प्लेट में भोजन दीजिए। मुझे केले के पत्ते पर भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर आप मुझे अपने पुत्र के समान समझती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तब वह रानी कहती है कि अरे बालक, क्या तुझे पता नहीं तुझे राजा साहब कहां से लेकर आए हैं? तू खुद को महल में आने के बाद क्या राजकुमार समझ रहा है? यह मत भूल कि तू एक गरीब है। प्रिय दर्शकों, रानी के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर श्याम भोजन पर से उठ जाता है। श्याम कहता है कि रानी जी, मुझे राजा साहब अपने साथ लेकर आए थे, इसीलिए मैं आ गया, परंतु अब मैं यहां से जा रहा हूं और महल में मैं लौटकर तभी आऊंगा जब मुझे सोने की प्लेट में भोजन परोसा जाएगा। श्याम वह सोचता है कि मेरा यहां रहना रानी जी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए किसी का दिल दुखाकर मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब श्याम सीधा महल से बाहर निकल जाता है और एक बार फिर वह जंगल में चला जाता है और अपनी कुटिया में रहने लगता है। इधर जब राजा को पता चलता है कि श्याम पूरे महल में नहीं है तो वह रानी के पास बड़े क्रोध में आते हैं। वह कहते हैं कि हे रानी, श्याम कहां चला गया है? क्या तुमने उसका ध्यान नहीं रखा? तब राजा साहब को क्रोध में देखकर रानी कुछ घबरा जाती है। वह कहती है कि राजा साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उसे भोजन परोस रही थी, परंतु न जाने किस बात पर क्रोधित होकर वह महल से चला गया। मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी राजा का पुत्र आकर बताता है कि पिताजी, हमारा मित्र श्याम मां से नाराज होकर और महल छोड़कर चला गया है, क्योंकि मां ने उसे सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा। तब राजा अपनी रानी पर बड़ा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हे रानी, तुमने उसके साथ भेदभाव क्यों किया? अगर तुम उसे सोने की प्लेट में भोजन परोस देती तो क्या हो जाता? तब रानी बड़ी घबरा जाती है और बात को पलटते हुए कहती है कि राजा साहब, मैं तो यह देखना चाहती थी कि केले के पत्ते पर भोजन परोसने पर वह किस प्रकार व्यवहार करता है। मैं तो उसकी परीक्षा ले रही थी। तब राजा कहते हैं कि रानी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुमसे नाराज होकर वह कहीं जंगल में न चला गया हो। तब रानी कहती है कि अरे राजा साहब, उसे तो महलों की आदत लग चुकी है, वह जरूर कहीं महल में छुपकर बैठा होगा। तब राजा पूरे महल में एक बार फिर देखते हैं, परंतु प्रिय दर्शकों, श्याम महल में नहीं मिलता है। अब राजा शेर सिंह बहुत चिंतित हो जाते हैं। इधर श्याम जंगल में अपनी कुटिया के अंदर अकेला रहने लगता है, परंतु उसके पास न तो खाने के लिए भोजन था और न वस्त्र थे। अब वह अपना पेट भरने के लिए जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटने लगा। जो भी जंगल से निकलकर जाता था तो श्याम उन पर हमला कर देता और उनसे उनका सारा सामान लूट लेता था। कीमती वस्तुएं लूटकर अपने पास रख लेता। अब धीरे धीरे इस प्रकार श्याम एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। कई लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया, कई लोगों की हत्या कर दी। अब सभी लोग उस रास्ते से जाने में घबराने लगे, क्योंकि सभी को पता था कि जंगल के रास्ते अगर गुजरेंगे तो डाकू हमें लूट लेगा और हो सकता है कि हमारी हत्या कर दे। प्रिय दर्शकों, गाय आगे कहती है कि हे किसान, उसी जंगल में एक साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर के रहा करते थे और अपना आश्रम चलाया करते थे। साधु महाराज जंगल में से गुजरने वाले हर राहगीर को अपने आश्रम के अंदर बुलाते थे और उसे अपने आश्रम में जलपान कराने के बाद उसे वहां से रवाना कर दिया करते थे, क्योंकि प्रिय दर्शकों, साधु महाराज बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे। साधु महाराज का ऐसा मानना था कि सच्चा साधु वही होता है जो दूसरों की सेवा करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, साधु महाराज भी इस बात को जानते थे कि जंगल में एक डाकू रहता है जो जंगल में से निकलने वाले राहगीरों को लूट लेता है। इस कारण वह साधु महाराज सभी राहगीरों को अपने आश्रम में ले जाकर और उनकी सेवा किया करते थे। इधर प्रिय दर्शकों, आसपास के सभी नगर के लोगों को यह पता था कि जंगल में बड़ा ही खूंखार डाकू रहता है और अगर कोई भी जंगल में से अकेला गुजरता है तो वह उस पर आक्रमण कर देता है और उसे लूट लेता है। परंतु अगर कोई झुंड बनाकर के गुजरता है तो वह डाकू उस पर हमला नहीं करता है। ऐसा विचार करने के बाद सभी नगर वाले एक योजना बनाते हैं और वह सोचते हैं कि हमें सबको साथ में लेकर और जंगल में चलना चाहिए और उस डाकू को मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसे लाठी से मार मारकर
और उसकी हत्या कर देनी चाहिए। वह अकेला एक कुटिया बना करके रहता है और अगर हम सब मिलकर के उस पर आक्रमण करेंगे तो वह हमारा सामना नहीं कर पाएगा। अब प्रिय दर्शकों, अगले ही दिन नगर के बहुत से लोग झुंड बना करके और लाठी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वह सभी उस डाकू को पुकार रहे थे और बोल रहे थे कि डाकू, अगर तू बलवान है, अगर तू एक बाप की औलाद है, तो हमारे सामने आप अब हमें लूट कर दिखा। आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, आज तेरा अंत निश्चित है। इस प्रकार का क्रोध देखकर प्रिय दर्शकों, श्याम जो डाकू था वह बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, वह भागने लगता है। इधर नगर के सभी लोग पूरे जंगल को घेर लेते हैं और उस डाकू को ढूंढने लगते हैं। श्याम भागता भागता और साधु महाराज के आश्रम पर पहुंच जाता है। साधु महाराज के आश्रम में पहुंचने के बाद वह बताता है कि साधु महाराज, मैं डाकू हूं और जंगल में सभी को मैं लूटा करता था, परंतु आज नगर के सभी लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। आप कृपया मुझे बचा लीजिए। आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं लूटूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, साधु महाराज श्याम को अपने आश्रम में अंदर छुपा देते हैं और खुद बाहर आ जाते हैं। इधर नगर के सभी लोग श्याम को ढूंढते ढूंढते और साधु महाराज के आश्रम पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि साधु महाराज, क्या आपने उस डाकू को देखा है जो जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटा करता था? आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। तब साधु महाराज कहते हैं कि अरे भाई, परंतु उस डाकू की तो मृत्यु हो चुकी है। कल रात्रि में ही एक जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया। साधु महाराज की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वह कहते हैं कि चलो, यह बड़ा अच्छा हुआ, हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़े और उस डाकू का अंत भी हो गया। अब प्रसन्न होकर नगर के सभी लोग अपने नगर को लौट जाते हैं। इधर सबके जाने के बाद वह श्याम आश्रम से बाहर आता है और साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। श्याम कहता है कि साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस जंगल में आतंक फैलाकर रखा था, परंतु अब मेरी बुद्धि ठिकाने आ चुकी है। अब मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण किसी को तकलीफ हो। मैं कभी किसी को नहीं लूटूंगा। तब साधु महाराज उसे हाथ पकड़कर और खड़ा करते हैं। वह कहते हैं कि तुम चिंता ना करो पुत्र, वह सभी लोग जा चुके हैं। अब श्याम कहता है कि साधु महाराज, परंतु आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है? मैं तो जीवित हूं। क्या आपने सभी से झूठ बोला है? तब साधु महाराज कहते हैं कि नहीं पुत्र, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब भी कोई मनुष्य अपने आप को बदलता है, अपने बुरे चरित्र को छोड़कर और एक नए चरित्र को धारण करता है, तब उसका नया जन्म होता है। जिस प्रकार आज तुमने अपना चरित्र बदला है, इसीलिए आज ही तुम्हारा नया जन्म हुआ है। प्रिय दर्शकों, अब इसी प्रकार वह साधु महाराज और श्याम कुछ देर तक बातें करते हैं। श्याम अपनी सारी आत्मकथा साधु महाराज को बताता है। श्याम की पूरी आत्मकथा सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं कि देखो पुत्र, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मां यह चाहती थी कि तुम एक बड़े आदमी बनो, बहुत धन अर्जित करो, सभी लोग तुम्हारा आदर सम्मान करें, परंतु अभी तुम्हारा जीवन बिल्कुल विपरीत है। तुम एक डाकू हो, तुम्हें सबसे छुपकर जंगल में रहना पड़ता है। तुम्हें दिन रात यह भय लगा रहता है कि कोई आकर तुम्हारी हत्या कर देगा और संसार में कोई भी मनुष्य तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करता है। इस प्रकार तो तुम अपनी मां के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तब श्याम कहता है कि साधु महाराज, मुझे कभी शिक्षा प्राप्त ही नहीं हुई, मुझे कभी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं मिला। तो आप ही बताइए, मैं किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करता? पेट भरने के लिए मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया, परंतु अब मैं खुद को बदलना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि सभी लोग मेरा आदर सम्मान करें, जिस प्रकार वह आपका आदर सम्मान करते हैं। मैं आज से बुरे कर्म छोड़कर सतमार्ग पर चलना चाहता हूं, अपनी मां के सपने को पूरा करना चाहता हूं। श्याम आगे कहता है कि साधु महाराज, आप मुझे बताइए कि अगर मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहूं तो किस प्रकार कर सकता हूं? कौन मुझे शिक्षा देगा? प्रिय दर्शकों, गाय आगे कहती है कि हे किसान, श्याम की इतनी बातें सुनने के बाद साधु महाराज को यह आभास हो चुका था कि यह मनुष्य अब बदलने के लिए तैयार है, इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। साधु महाराज श्याम से कहते हैं कि पुत्र उठो, मेरे साथ चलो। इतना कहकर साधु महाराज श्याम के हाथ में 2 बड़े बड़े पत्थर पकड़ा देते हैं और उसे अपने पीछे पीछे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। अब साधु महाराज आगे आगे पहाड़ी पर चढ़ते जाते हैं और पीछे श्याम दोनों पत्थर लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। कुछ देर तक चलने के बाद श्याम के हाथ दुखने लगते हैं, उसे बहुत पीड़ा हो रही थी।
तब वह साधु महाराज से कहता है कि गुरुजी, यह पत्थर बहुत ही भारी है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक पत्थर को नीचे रखना चाहता हूं। तब साधु महाराज कहते हैं कि पुत्र, तुम एक पत्थर रख सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब श्याम एक पत्थर नीचे रख देता है और एक पत्थर को लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। अब कुछ देर और आगे चढ़ने के बाद श्याम को पीड़ा होने लगती है। अब वह एक पत्थर भी उसे बहुत भारी लग रहा था। तब वह साधु महाराज से कहता है कि गुरुजी, मैं अब एक पत्थर और लेकर नहीं चल सकता। यह पत्थर बहुत भारी लग रहा है, क्या मैं इसे नीचे रख सकता हूं? तब साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है पुत्र, तुम उस पत्थर को भी नीचे रख दो। अब पत्थर नीचे रखने के बाद श्याम खाली हाथ बड़े आराम से साधु महाराज के साथ पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद श्याम पूछता है कि गुरुजी, आपने मुझे पत्थर क्यों दिए थे? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? तब साधु महाराज कहते हैं कि पुत्र, जिस प्रकार तुम पत्थरों का बोझ लेकर ऊपर नहीं आ पा रहे थे, मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे थे, जिस प्रकार मैं चल रहा था तुम नहीं चल पा रहे थे, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बुरे कर्मों का बोझ रखा हुआ है। तुमने न जाने कितने लोगों की हत्या करी है, कितने लोगों का मेहनत से कमाया हुआ धन लूटा है। उन सब का श्राप, उन सब की बददुआ तुम्हारे साथ है और उसका बोझ इतना है जिसके कारण तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हारा आदर सम्मान करें और तुम अपनी मां का सपना पूरा कर सको, उसके लिए तुम्हें सभी का विश्वास जीतना होगा। सभी को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम बदल चुके हो, तभी वह सब तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। तब श्याम कहता है कि गुरुजी, मैं किस प्रकार सभी को यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं बदल चुका हूं और किस प्रकार सब मेरा आदर सम्मान करेंगे? प्रिय दर्शकों, तब साधु महाराज बताते हैं कि पुत्र, तुमने सभी को लूट लूट कर बहुत सारा धन अपनी कुटिया में इकट्ठा कर लिया है। तुम सारे धन को गरीबों में बांट दो, सभी को दान कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो नगर के सभी लोग तुम्हारा आदर सम्मान करने लगेंगे। वह सभी सोचेंगे कि यह श्याम दूसरों की सहायता करता है, गरीबों की मदद करता है। और जब सब तुम्हारा सम्मान करेंगे तो तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे और तुम्हारी मां का सपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद तुम मेरे पास चले आना, मेरे आश्रम में आ जाना और मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद तुम्हारे पास बहुत ज्ञान आ जाएगा और तुम अपने जीवन में बहुत धन अर्जित करोगे। उसके बाद आगे बढ़ने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, श्याम वैसा ही करता है। वह अपनी कुटिया में जाता है और जितना भी धन उसने लूटकर जमा किया था, वह पूरा धन नगर में ले जाकर गरीब दीनहीन को बांट देता है। ऐसा करते ही नगर के सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगते हैं। गरीब उसे दुआ देने लगते हैं, उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। ऐसा करने के बाद श्याम को बहुत अच्छा महसूस होता है। अब वह तुरंत साधु महाराज के आश्रम पर पहुंच जाता है और साधु महाराज से कहता है कि गुरुजी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और सारी धन दौलत दान करने के बाद सभी लोग मेरा आदर सम्मान करने लगे, मुझसे प्रेम से बात करने लगे, मुझे आशीर्वाद देने लगे। प्रिय दर्शकों, अब साधु महाराज श्याम को अपने आश्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं, उसे बड़े ही अच्छे से शिक्षित करते हैं। वर्षों तक श्याम साधु महाराज के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता है। 2 वर्ष के बाद श्याम को सभी शास्त्रों का ज्ञान हो चुका था। साधु महाराज कहते हैं कि श्याम, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है यह तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। सभी लोग तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुम कहीं भी पराजित नहीं होगे। प्रिय दर्शकों, शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्याम गुरुजी को प्रणाम करता है और गुरुजी का आशीर्वाद लेने के बाद राजा शेर सिंह के नगर सुंदरपुर चला जाता है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, श्याम को अपने बचपन की घटना याद थी कि सुंदरपुर के राजा शेर सिंह ने उसे अपने महल में लेकर गए थे, जहां रानी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। श्याम सुंदरपुर के लिए निकल पड़ता है। उधर सुंदरपुर में राजा शेर सिंह के मंत्री की मृत्यु हो चुकी थी। अब मंत्री का पद खाली पड़ा हुआ था और राजा को जल्दी से जल्दी एक मंत्री की आवश्यकता थी। तभी राजा के सलाहकार उसे सलाह देते हैं कि राजा साहब, पहले के समय से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि मंत्री के पुत्र को ही उसका पद दिया जाता है। हमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री का पुत्र राजेश बहुत ही ज्ञानी है, हमें उसे ही अपना अगला मंत्री घोषित कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, राज्यसभा में ऐसी बातें चल ही रही थीं कि तभी श्याम वहां पहुंच जाता है। वह अपना नाम बदलकर राजा साहब को प्रणाम करता है। वह कहता है कि राजा साहब, मेरा नाम भोला है। प्रिय दर्शकों, गाय आगे कहती है कि हे किसान,
श्याम ने अपना नाम इसलिए बदला था ताकि राजा शेर सिंह उसे पहचान न सके कि यह वही बालक है जिसे बचपन में वह जंगल से लेकर आया था। भोला कहता है कि राजा साहब, मैंने सुना है कि आपके नगर में मंत्री का पद खाली है। मैं स्वयं को मंत्री के पद के लिए उचित समझता हूँ। मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान है। मैंने बहुत बड़े गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करी है। आप चाहे तो मुझे मंत्री के पद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। भोला आगे कहता है कि महाराज, आपको समय के साथ बदलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मंत्री का पुत्र मंत्री के समान ही चतुर हो और ज्ञानी हो। आपको इस बात पर एक बार फिर विचार विमर्श करना चाहिए। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो आप मुझे मंत्री के पद के लिए नियुक्त कर लेना, और अगर मैं परीक्षा में असफल हुआ तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भोला की इस प्रकार की बातें सुनने के बाद राजा के सलाहकार भी भोला की बातों से सहमत हो जाते हैं। वह राजा को सलाह देते हैं कि राजा साहब, यह आदमी सत्य बोल रहा है। हमें मंत्री के पुत्र राजेश और इस व्यक्ति के बीच में प्रतियोगिता रखनी चाहिए। जो भी परीक्षा में सफल होगा उसे हम मंत्री के पद के लिए नियुक्ति दे देंगे। राजा अपने सलाहकारों की बात से सहमत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब मंत्री का पुत्र राजेश और भोला दोनों ही प्रतियोगिता के लिए राजमहल में उपस्थित होते हैं। राजा अपने सैनिक से कहकर 2 तलवार मंगवाता है और एक तलवार राजा मंत्री के पुत्र राजेश को देता है और कहता है कि राजेश, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और जो राज्य हमारी सीमा से लगा हुआ है वहां के राजा को यह तलवार भेंट करना है, और तुम्हें अपने ज्ञान अनुसार एक संदेश वहां के राजा को देना है और लौटकर वापस आना है। प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश पाते ही राजेश तलवार लेकर उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ता है। उसके बाद राजा शेर सिंह भोला को आगे बुलाते हैं और भोला को एक तलवार देते हुए वह बताते हैं कि भोला, तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना है और हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ जो राज्य है वहां के राजा को यह तलवार भेंट स्वरूप देनी है, और तुम्हें अपने ज्ञान के अनुसार हमारा एक संदेश वहां के राजा को देना है। प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश पाते ही अब भोला तलवार लेकर पूर्व दिशा के लिए निकल पड़ता है और राजा शेर सिंह अपने महल में बैठकर दोनों के ही लौटने की प्रतीक्षा करने लगता है। इधर राजेश जो था वह उत्तर की तरफ जो राज्य था उसमें पहुंच जाता है और वहां के राजा से जाकर कहता है कि राजा साहब, सुंदरपुर के राजा ने आपके लिए भेंट स्वरूप एक तलवार भेजी है। इतना कहकर राजेश वह तलवार राजा को देता है। राजा उस तलवार को जब म्यान में से निकालता है तब वह देखता है कि तलवार की नोक पर लाल निशान लगा हुआ था। राजा पूछता है कि हे राजदूत, तुम्हारे राजा ने जो तलवार हमें दी है इस पर लाल निशान लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? प्रिय दर्शकों, राजेश लाल निशान को देखकर सोच में डूब जाता है। वह सोचता है कि राजा ने तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तब वह अपने ज्ञान अनुसार राजा से कहता है कि राजा साहब, तलवार पर लाल निशान लगा हुआ है। यह निशान अवश्य खून की ओर इशारा कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमारे राजा साहब आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। हमारे राजा साहब चाहते हैं कि आप उनसे युद्ध करें, नहीं तो अपनी हार स्वीकार करें। प्रिय दर्शकों, राजेश की ऐसी बातें सुनकर उस राजा को क्रोध आ जाता है। वह कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब राजेश अपना संदेश देकर वापस अपने नगर सुंदरपुर के लिए निकल पड़ता है। प्रिय दर्शकों, गाय आगे कहती है कि हे किसान, बोला पूर्व दिशा वाले राज्य में पहुंच जाता है और राज्यसभा में जाकर भोला राजा साहब को वह तलवार देता है और कहता है कि राजा साहब, मैं सुंदरपुर के राजा की तरफ से आपके लिए भेंट लेकर आया हूं। तलवार लेकर जब वह राजा उस तलवार को म्यान में से निकालता है तब वह देखता है कि तलवार की नोक पर लाल निशान लगा हुआ है। राजा भोला से पूछता है कि हे राजदूत, आपके राजा साहब ने जो तलवार हमें भेंट में दी है इसकी नोक पर लाल निशान लगा हुआ है, क्या आप हमें बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? प्रिय दर्शकों, अब भोला अपने ज्ञान अनुसार राजा से कहता है कि राजा साहब, इस लाल निशान का यह अर्थ है कि हमारे राजा साहब आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। हमारे राजा साहब शेर सिंह का ऐसा मानना है कि उनका रक्त और आपका रक्त एक समान है और हमें युद्ध करके रक्त को नहीं बहाना चाहिए। इसीलिए तलवार की नोक पर लाल निशान लगा हुआ है जो हमें याद दिलाएगा कि हमें रक्त नहीं बहाना है और मित्रता करके एक दूसरे के राज्य की सहायता करनी है, एक दूसरे के राज्य की ताकत को बढ़ाना है। प्रिय दर्शकों, भोला के मुख से राजा शेर सिंह का ऐसा संदेश सुनकर वह राजा बहुत प्रसन्न होता है। वह भोला को उपहार स्वरूप अपने सैनिकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी देता है और कहता है कि हे राजदूत, अपने राजा शेर सिंह से जाकर कहना कि हम उनके साथ यह मित्रता अवश्य निभाएंगे। प्रिय दर्शकों,
अब सैनिकों की टुकड़ी को लेकर भोला अपने नगर सुंदरपुर के लिए निकल पड़ता है। उधर राजेश जैसे ही अपने नगर के लिए निकलता है, तब उत्तर दिशा का राजा युद्ध की तैयारी करने लगता है। वह अपनी बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी को युद्ध के लिए भेज देता है। जब राजेश अपने नगर पहुंचता है, तब राजा शेर सिंह पूछते हैं कि बताओ राजेश, तुमने राजा को क्या संदेश दिया? तब राजेश बताता है कि राजा साहब, मैंने कहा कि हमारे राजा साहब आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं और हमारे राजा आपको पराजित करेंगे। आपका आदेश पाते ही उत्तर दिशा का राजा युद्ध के लिए अपनी सेना को भेज रहा है। प्रिय दर्शकों, राजेश की ऐसी बातें सुनकर राजा शेर सिंह घबरा जाता है। वह सोचता है कि अभी युद्ध के लिए तो हमारे पास सेना एकत्रित ही नहीं है, हम युद्ध किस प्रकार करेंगे? जब वह अपने महल के ऊपर जाकर देखता है तो उत्तर दिशा के राजा की सेना सुंदरपुर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में भोला भी सेना की टुकड़ी को लेकर नगर में पहुंचता है और बताता है कि राजा साहब, हमने पूर्व दिशा के राजा को आपका संदेश कुछ इस प्रकार दिया है कि आप उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं और आपके संदेश से प्रसन्न होकर उन्होंने हमारे साथ सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेजी है। प्रिय दर्शकों, अब भोला जो सेना की टुकड़ी लाया था उसकी सहायता से और राजा शेर सिंह अपना युद्ध जीत जाता है। राजा शेर सिंह भोला के इस कार्य से बड़ा प्रसन्न था। राजा कहता है कि एक उचित मंत्री वही होता है जो प्रजा की सुरक्षा के बारे में सोचे, जो शांति के बारे में सोचे। मंत्री वह नहीं होता है जो हर समय युद्ध करने का सोचे। अब भोला के कार्य से प्रसन्न होकर अगले ही दिन भोला को नगर का मंत्री घोषित कर दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, पूरी प्रजा इस बात से बहुत प्रसन्न थी कि उनका मंत्री बहुत ही चतुर, बहुत ही ज्ञानी है। राजा शेर सिंह भोला को आदेश देता है कि मंत्री जी, आज रात्रि आपको हमारे यहां भोजन करने के लिए आना है। प्रिय दर्शकों, अब क्या था, रात्रि होते ही भोला राजा साहब के यहां भोजन करने पहुंच जाता है। रानी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन पकाया था। अब रानी चांदी की थाली में राजा और मंत्री के लिए भोजन परोसती है। तब भोला कहता है कि रानी जी, लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। मैं वही बालक हूं जिसे कुछ वर्षों पहले राजा साहब जंगल से लेकर आए थे। मेरा नाम श्याम है। आपने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया था, जिस कारण आपसे नाराज होकर मैं वापस जंगल चला गया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं उसी दिन लौट कर आऊंगा जिस दिन आप मुझे सोने की थाली में भोजन परोसेंगे। प्रिय दर्शकों, रानी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और राजा को भी सारा वाकया याद आ जाता है। अब रानी श्याम से क्षमा मांगती है। वह कहती है कि पुत्र, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो रही है। अब रानी सोने की थाली लाती है और उसमें श्याम को भोजन परोसती है। श्याम कहता है कि रानी साहिबा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपने ऐसा किया, इसीलिए आज मैं इतने बड़े राज्य का मंत्री बना हूं। आपकी उस गलती ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। प्रिय दर्शकों, इधर राजा भी बड़ा प्रसन्न होता है। वह कहता है कि पुत्र, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम एक बार फिर लौटकर हमारे महल में आ गए। हम तुम्हें बहुत याद किया करते थे। प्रिय दर्शकों, गाय आगे कहती है कि हे किसान, अब वह मंत्री अपने नगर सुंदरपुर के बड़े अच्छे से देखभाल करता है, राजा को सही निर्णय लेने में मदद करता है। राजा अपने मंत्री से बहुत प्रसन्न था और नगर की प्रजा भी अपने मंत्री के हर फैसले से बहुत प्रसन्न रहती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। पूर्व दिशा में जो राज्य था, वहां के राजा का संदेश आता है। संदेश में लिखा हुआ था कि राजा शेर सिंह, हमारे राज्य में चोरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। डाकू बहुत उत्पात मचा रहे हैं। आपके ज्ञानी मंत्री को कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में भेज दीजिए। हमें सही निर्णय लेने में समस्या हो रही है। प्रिय दर्शकों, अब शाम अपने राजा का आदेश पाते ही दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर वह कई उचित निर्णय लेता है, जिससे चोरों का और डाकुओं का उत्पात नगर में बहुत कम हो जाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। राजा के दरबार में 3 मनुष्य आते हैं और वह एक बूढ़ी मां को पकड़कर लाए थे। तीनों लोग राजा से कहते हैं कि राजा साहब, इस औरत ने हमारे पैसे ले लिए हैं और हमारा धन हमें लौटा नहीं रही है। तब राजा साहब बूढ़ी मां से कहते हैं कि बताओ, तुमने इनका धन क्यों लिया है? प्रिय दर्शकों, तब वह बूढ़ी मां सारी घटना बताती है। वह कहती है कि राजा साहब, एक दिन यह हमारे घर आए। ये 4 लोग थे। इन्होंने हमें कुछ धन दिया था और कहा कि हम व्यापारी हैं, हमारा धन आपके घर में सुरक्षित रख लीजिए। हम या बाहर के काम से नगर से कुछ दूर जा रहे हैं, परंतु आप यह धन किसी को मत दीजिएगा। जब हम चारों साथ में आएंगे तभी आप यह धन हमें देना। अगर हम में से कोई एक आकर आपसे यह धन मांगेगा तो आप मत देना।
इतना कहकर ये चारों अपने काम से चले गए। प्रिय दर्शकों, वह बूढ़ी मां आगे कहती है कि राजा साहब, एक दिन इनमें से एक आदमी हमारे पास आया और हमसे धन मांगने लगा। तब हमने कहा कि तुम चारों साथ में जब आओगे तभी हम धन देंगे, किसी एक को हम धन नहीं देंगे कभी। उसने बताया कि वह तीनों घर के बाहर बैठे हुए हैं, और जब हमने घर के बाहर जाकर इन तीनों से पूछा, सही कि आपका साथी जो मांग रहा है, क्या मैं इसे दे दूं? तब इन तीनों ने कहा कि हां, दे दीजिए। तभी हमने वह धन उसे दे दिया और वह धन लेकर न जाने कहां चला गया। अब ये तीनों हमसे धन मांग रहे हैं, बताइए हम कहां से इतना धन देंगे? प्रिय दर्शकों, तब वह तीनों आदमी कहते हैं कि राजा साहब, हमें तो बहुत प्यास लग रही थी। हमने अपने साथी को पानी लेने के लिए घर के अंदर भेजा था। हमें क्या पता था कि वह धन मांग रहा है। हमने कहा कि यह जो मांग रहा है दे दो। जरूर उस धन में इस बुढ़िया ने आधा हिस्सा लिया होगा, तभी सारा धन उसे दे दिया। प्रिय दर्शकों, राजा बड़ी उलझन में फंस गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी गलती है। न तो इन तीनों आदमियों की गलती है और न बूढ़ी मां की गलती है। अब राजा साहब श्याम से कहते हैं कि भाई मंत्री जी, आप ही इनका निर्णय करिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब श्याम तीनों आदमियों से कहता है कि भाई, अपनी बूढ़ी मां से कहा था कि जब हम चारों साथ मिलकर आएंगे तभी धन देना, परंतु आज आप 3 लोग आए हैं और धन मांग रहे हैं। आपका एक और साथी कहां है? जब आप उसे लेकर आएंगे तभी आपको धन मिलेगा। मंत्री का ऐसा निर्णय सुनने के बाद वह तीनों बड़े चकित रह जाते हैं। सोचते हैं कि इसने तो हमें हमारे ही जाल में फंसा दिया। प्रिय दर्शकों, वह तीनों वापस लौट जाते हैं और वह बूढ़ी मां भी मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देकर वापस लौट जाती है। मंत्री के ऐसे निर्णय से राजा बड़ा प्रसन्न होता है और ढेर सारे उपहार देकर उसे विदा करता है। अब श्याम राजसी तरीके से अपने नगर सुंदरपुर लौटता है, जहां उसका बहुत स्वागत होता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वह श्याम रंग से राजा बन जाता है, गरीब से बहुत धनवान बन जाता है और उसकी मां का सपना भी पूरा हो जाता है। इतनी कहानी वह गाय उस किसान को सुनाती है और किसान को सारी बात समझ में आ चुकी थी कि किस प्रकार रंग से राजा बना जा सकता है। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।